सेक्शन 2 तक हमने कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे सेक्शन 3, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। कंस्ट्रक्शन का मतलब वैसे तो होता है बनाना, निर्माण करना, पर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का मतलब समझेंगे अर्थ निकालना, इंटरप्रिटेशन करना ऑफ रेफरेंस। कोई भी वर्ड किस रेफरेंस में यूज़ किया गया है उसका अर्थ निकालना। सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में कह रहा है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। जब तक कि किसी और संदर्भ में बात ना की गई हो तो हम वही समझेंगे जो नीचे बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सेक्शन में लिखा हो पर्सन, तो पर्सन का हम नॉर्मली मीनिंग समझेंगे इंसान, जब तक कि उस सेक्शन में ये ना कहा गया हो कि पर्सन का मतलब कंपनी भी होगा, पर्सन इंक्लूड कंपनी। आगे हम देखेंगे एनी रेफरेंस इन एनी लॉ टू अ मजिस्ट्रेट विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड। किसी भी लॉ में मजिस्ट्रेट के संदर्भ में अगर कोई बात की गई हो बिना किसी क्वालिफाइंग वर्ड के, तो मजिस्ट्रेट का मतलब हम समझेंगे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। इन रिलेशन टू एनी एरिया, किसी एरिया के संदर्भ में भी कंस्ट्रूड मतलब समझा जाएगा किस संदर्भ में, किस रेफरेंस में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, एज द केस में भी, जैसा सिचुएशन हो, जो एक्सरसाइज करती है जुरिस्डिक्शन इन सच एरिया। उस एरिया में जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास अपना पावर एक्सरसाइज कर रही है, उस एरिया में मजिस्ट्रेट का मतलब यही समझा जाएगा। सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 में क्या कह रहा है, वेयर अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता। इस संहिता के अलावा किसी दूसरे लॉ में द फंक्शन जो भी फंक्शन एक्सरसाइज किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा रिलेटेड टू द मैटर्स। कौन सा मैटर्स? जो क्लॉज ए और क्लॉज बी में जो मैटर है उससे रिलेटेड। तो मैटर क्लॉज ए में क्या बात कर रहा है कि जो भी मैटर जैसे कि अप्रिसिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस। अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का मतलब क्या होता है? अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का मतलब मूल्यांकन करना है एविडेंस का, एविडेंस को ध्यान से देखना, समझना कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना रिलेवेंट है, तो इसको कहते हैं अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस का मतलब होता है कि एविडेंस को अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करना केस में, जिससे कि केस में उसका इम्पैक्ट अलग हो। फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन, इसका मतलब होता है कि सारे फैक्ट्स और एविडेंस को देखते हुए जो डिसीजन लिया जाएगा उसी को कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन। विच एक्सपोज एनी पर्सन, जो किसी पर्सन को एक्सपोज करता है, सामने लाता है, टू एनी किसी पनिशमेंट के लिए, पेनल्टी के लिए, डिटेंशन इन एनी कस्टडी, जिसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल पेंडिंग है, और वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सेंडिंग हिम फॉर ट्रायल बिफोर द कोर्ट। और इसका इफेक्ट ये भी हो सकता है कि उसको ट्रायल के लिए कोर्ट के सामने भेजा जाए। ये सारा जो मैटर है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी दूसरे लॉ में किया जाता है, ये सारा मैटर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता बी एक्सरसाइजेबल बाई द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी प्रोविज़न इस संहिता में दिया गया है उस प्रोविज़न के अधीन होगा ये सारा मैटर जो मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा रहा है किसी दूसरे लॉ में। और सब सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 क्लॉज बी में क्या कह रहा है कि जितना भी मैटर विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव नेचर का है, जो भी मैटर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव मैटर का है, जैसे कि ग्रांट करना लाइसेंस, सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस ग्रांट करने का मतलब किसी काम के करने का परमिशन देना, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस का मतलब कि टेम्प्रेरी किसी का लाइसेंस रोकना, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस का मतलब कि परमानेंट रद्द कर देना लाइसेंस, सैंक्शनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। सैंक्शनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होगा? सैंक्शनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब किसी के खिलाफ लीगल एक्शन शुरू करने के लिए परमिशन देना, मतलब कोर्ट में केस चलाने के लिए परमिशन देना। विड्रॉइंग फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ करना का मतलब किसी कोर्ट में चल रहे केस को रोकना या वापस लेना। ये सारा जो मैटर है एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव नेचर का, ये सब्जेक्ट टू अधीन होगा उस प्रोविज़न के जो एक्सरसाइज किया जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो इस सेक्शन में क्या कह रहा है कि किसी दूसरे लॉ में मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी मैटर क्लॉज ए में है जो एक्सरसाइज किया जाएगा वो सारा मैटर अधीन होगा प्रोविज़न के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा एक्सरसाइज किया जा रहा है इस संहिता में। और किसी दूसरे लॉ में मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी मैटर एक्सरसाइज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव नेचर का, वो सारा अधीन होगा किस प्रोविज़न के? जो एक्सरसाइज किया जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा इस संहिता में। यहाँ हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव नेचर का मैटर क्या होता है।
एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का मतलब पॉलिसी बनाना, रूल बनाना, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड जो है वो बजट और फाइनेंस पॉलिसी बनाती है, और इलेक्शन कमीशन जैसे कि इलेक्शन से रिलेटेड रूल बनाती है। ये सारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और एग्जीक्यूटिव नेचर का वर्क कौन सा होगा? ये जो भी लॉ और पॉलिसी जो बनाई गया है एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कराना, इन्फोर्स कराना, ये एग्जीक्यूटिव नेचर का वर्क है। और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में कौन आता है? जैसे पुलिस जो है, जो भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है उसको इन्फोर्स कराती है, पब्लिक के द्वारा उसको मेंटेन कराती है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी रूल बनाया गया, इलेक्शन ऑफिसर उसको इम्प्लीमेंट कराती है। तो इम्प्लीमेंट कराने का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव नेचर का है। अब हम यहाँ देख रहे हैं सेक्शन 4 में क्या बात कर रहे हैं? ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉ। भारतीय न्याय संहिता में जो भी अपराध दिया गया है या किसी दूसरे लॉ में जो भी अपराध के बारे में दिया गया है उसका ट्रायल कैसे होगा? तो सबसेक्शन 1 में क्या कह रहे हैं? ऑल ऑफेंस, जितना भी ऑफेंस है भारतीय न्याय संहिता में, वो शैल बी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंक्वायरी किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा, और अदरवाइज डील्ड विथ। अदरवाइज डील विथ का मतलब होता है कि कई बार कई ऑफेंस में डायरेक्ट ट्रायल नहीं होता, वार्निंग और फाइन लगा के छोड़ देते हैं, तो उसको अदरवाइज डील्ड विथ का मतलब यही हुआ, जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के अलावा जो डील करते हैं। तो वो सारा जो है अकॉर्डिंग टू किस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग होगा? हेयर इन आफ्टर कंटेंट, जो आगे दिया गया है प्रोविज़न उसके अकॉर्डिंग होगा। और सबसेक्शन 2 में क्या बात कर रहा है? ऑल द ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल, जो भी ऑफेंस दूसरे किसी लॉ में दिया गया है वो शैल भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंक्वायरी किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा, और अदरवाइज डील किया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविज़न। जो प्रोविज़न उस अदर लॉ में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही डील किया जाएगा। लेकिन वो ऑफेंस जो है वो सब्जेक्ट टू होगा, अधीन होगा इनएक्टमेंट, जो भी लॉ है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स का मतलब जो अभी प्रेजेंटली इफेक्ट में है वो सारे लॉ के अधीन होगा। जो लॉ रेगुलेट करती है द मैनर, मतलब किस तरह और कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगा, ट्रायल होगा और अदरवाइज डील होगा ऑफेंस का। बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई भी स्पेशल लॉ, लोकल लॉ में कोई भी ऑफेंस जो दिया गया है उसको ट्राई उसी प्रोविज़न से करेंगे जो प्रोविज़न ट्रायल का दिया गया है उस एक्ट में, स्पेशल लोकल एक्ट में। और अगर कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है तो वो सब्जेक्ट टू होगा, अधीन होगा उस प्रोविज़न के जो इस संहिता में दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल से रिलेटेड। सेक्शन 5 में हम देखेंगे सेविंग। इसमें क्या कह रहा है? नथिंग कंटेंट इन दिस संहिता, इस संहिता में जो कुछ भी दिया गया है, नथिंग इफेक्ट नहीं करेगा किसी स्पेशल लॉ जो अभी प्रेजेंटली इफेक्टिव है, इन्फोर्स है, और एनी स्पेशल जूरिसडिक्शन, जो स्पेशल लॉ में कोई स्पेशल जूरिसडिक्शन दिया गया है, कोई पावर कन्वर्ट किया गया है स्पेशल लॉ में, और कोई स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर उसमें बताया गया है, उन किसी भी चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करेगा इस संहिता में दिया गया कुछ भी जो है, जब तक कि इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविज़न टू द कॉन्ट्रेरी, जब तक कि इसको अपोज करने का कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया हो तब तक अपोज नहीं करेगा, इफ़ेक्ट नहीं करेगा स्पेशल और लोकल लॉ को।